So let's talk about the next part or next topic, that is your strange case of Britain. 18th century से पहले, if you talk about 18th century, 18th century से पहले ब्रिटेन नाम की कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती थी. अगर आज आपसे कोई ब्रिटेन की डेफिनेशन पूछता है या बोलता है कि ब्रिटेन नाम की कंट्री एग्जिस्ट करती है, तो आप बोलते हो हाँ, ब्रिटेन नाम की कंट्री एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं. द फर्स्ट इज योर इंग्लैंड, देन वी हैव स्कॉटलैंड, देन वी हैव आयरलैंड एंड देन वी हैव वेल्श, राइट. बट 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नाम की कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी. जब हम इंडिया की बात करते थे तो हम क्या बोलते थे कि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर रूल किया था उस टाइम पे. बाद में हमने उसे ब्रिटिशर्स का नाम देना शुरू कर दिया जब ये ब्रिटेन फॉर्म हुआ था, राइट. नाउ द नेम ऑफ द टॉपिक इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. टॉपिक का नाम क्या है? अगर आप जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात करो तो जर्मनी की यूनिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अगर आप इटली की यूनिफिकेशन की बात करो तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली. लेकिन अगर आप ब्रिटेन की यूनिफिकेशन की बात करते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है? दैट इज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. Now, why the unification of Britain is considered to be a strange case? ये इतना अजीब क्यों है ब्रिटेन का यूनाइट होना? ठीक है सर, ज्योग्राफिकली ये लोग एक दूसरे से कनेक्ट है, इनको यूनिफाई हो जाना चाहिए. जिस तरीके से इटली ने अपना यूनिफिकेशन क्लेम किया, जिस तरीके से जर्मनी ने अपना यूनिफिकेशन क्लेम किया, अगर ब्रिटेन अपने आप को यूनिफाई कर लेता है तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट. सो व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेंज केस? स्ट्रेंज केसेस इसलिए बोला जाता है बिकॉज इन सभी में, जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें कोई कॉमननेस नहीं है. अगर आप इटली की बात करते हो, आप जर्मनी की बात करते हो, सो वहां पर यूनिफिकेशन के लिए एक कॉमननेस का होना जरूरी है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट जर्मनी, सो वहां पर जर्मन कल्चर की बात करते हैं, दास वोक की बात करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट इटली, सो इटालियन लैंग्वेज की बात करते हैं, राइट. बट ब्रिटेन में ऐसी कोई भी पावर नहीं थी, ऐसा कोई भी कॉमननेस नहीं था इन चारों में जो इनको आपस में इंटीग्रेट कर रहा हो. यहां तक समझ में आ गया? यस सर. किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है? नो सर. ठीक है, चलो. सो वी हैव स्कॉटलैंड, वी हैव दिस कंप्लीट आयरलैंड. जो हम अभी पढ़ेंगे वो कंप्लीट आयरलैंड के बारे में पढ़ेंगे, राइट. हमें ये नहीं जानना कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या है या नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है, राइट. ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि 1922 के अंदर आयरलैंड भी ब्रेक होकर 2 अलग अलग कंट्री बन चुका था. एक ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, दूसरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया था. उसे हमें नहीं जानना, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. प्रॉब्लम क्या है कि अगर अभी तक हमने जितने भी यूनिफिकेशन की बात की है, उन सभी यूनिफिकेशन में कुछ ना कुछ कॉमननेस है, बट यहाँ पर हमें कोई भी कॉमननेस देखने को नहीं मिलती. अगर कोई भी कॉमननेस नहीं है तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि यहाँ पर यूनिटी होगी? क्योंकि यूनिटी के लिए कॉमननेस का होना जरूरी है, राइट. यहाँ पर हम इसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए लेट्स हैव अ केस स्टडी, राइट. अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, अक्टूबर नवंबर में फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, राइट. सो लेट अस अज्यूम कि प्रशांत के घर पे दिवाली के टाइम पे बहुत सारी मिठाइयां आती हैं, ठीक है. और प्रशांत, यस सर. ठीक है. नाउ लेट अस अज्यूम कि प्रशांत के घर पे दिवाली के टाइम पे बहुत सारी मिठाइयां आती हैं, ठीक है. अब प्रशांत को मिठाइयां बहुत पसंद है, तो जैसे ही कोई मिठाई का डब्बा आता है, प्रशांत की जो नजर होती है वो मिठाई के डब्बे पे होती है कि किस तरीके से मैं ये 1-2 मिठाई के पीस चुरा कर भाग सकूं या छत पर जाकर मैं छुपा के खा लूं, राइट. सो मिठाई का डब्बा आया, प्रशांत ने मिठाई चुराई और वो छत पर भाग गया. इन बिटवीन उससे एक मिठाई का पीस जमीन पे गिर गया. उसने क्या किया, उसने उस मिठाई के पीस को उठाया और छत में कहीं पे कोने पे रख दिया. नेक्स्ट डे वो आके देखता है कि उस मिठाई के पीस के आसपास बहुत सारी चींटियां आई हुई हैं. ना प्रशांत, मुझे एक बात बताओ, उस मिठाई के आसपास इतनी सारी चींटियां क्यों आई हुई हैं? सर क्योंकि उन्हें भी तो खाना चाहिए. पार्डन? सर क्योंकि उन्हें खाना चाहिए. उन्हें खाना चाहिए, तो वो सिर्फ मिठाई के पास ही क्यों आई हैं? उनके पास खाने को बहुत सारी चीजें हो सकती हैं.
सर क्योंकि वो पता नहीं। अच्छा चलो, अरमान, अरमान यस सर। सेम क्वेश्चन आपके लिए भी, कि उस मिठाई के आसपास इतनी सारी चींटियां क्यों आ रही हैं? सर क्योंकि चींटियां अपने 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 लिए फूड स्टोर करके रखती हैं। अच्छा ठीक है, अपने लिए फूड स्टोर करती हैं, और यू कैन से दैट कि इस स्वीट्स के अंदर जो भी स्वीटनेस है, जो भी मिठास है, वो इन चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? यस सर। इन द सिमिलर फैशन ग्रेट ब्रिटेन भी यूनाइट हुआ था, बिकॉज आपको पता है कि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, राइट? ब्रिटेन इंग्लैंड इन आसपास की कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा डेवलप था, तो यहां पर बाकी कंट्रीज को लगने लगा कि अगर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकता है, इंग्लैंड में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, इंग्लैंड अपने लोगों के लिए काम कर सकता है, वहां पर प्रॉस्पेरिटी, पीस, ये सब बहुत जल्दी आ सकता है, तो अगर हम अपने आप को इंग्लैंड के साथ यूनाइट कर लें तो इसका फायदा हमें भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज जो भी क्लोथ बनाती हैं, उन्हें कहां से सप्लाई करती हैं? लंदन पोर्ट से, राइट? अगर मैं अपने आप को इंग्लैंड के साथ मर्ज कर लूं, तो इंग्लैंड इस वाले एरिया में भी पोर्ट डेवलप करेगा, यहां से यहां तक कनेक्ट करने के लिए रोड्स डेवलप होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? सो इन शॉर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा मुझे भी मिलेगा। अगर यहाँ पे रोड्स डेवलप होती हैं तो यहाँ पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर भी अर्बनाइजेशन होगा, यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, बिकॉज जिस तरीके के फीचर्स इस साइड पर अवेलेबल हैं, उसी तरीके के फीचर्स यहाँ पर भी तो अवेलेबल हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने सोचना शुरू किया कि अगर हम अपने आप को इंग्लैंड के साथ मर्ज कर लेते हैं, अगर हम अपने आप को इंग्लैंड के साथ यूनिफाइड करते हैं, तो हमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा मिल सकता है, हमें भी उन प्रिविलेजेस का फायदा मिल सकता है, उस टेक्नोलॉजी का फायदा मिल सकता है जिसने इंग्लैंड को इतना प्रॉस्पेरस बनाया। ये वो इंग्लैंड है जिसने अराउंड 2/3 पॉपुलेशन पे, पूरे वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन पे रूल किया था, बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी और बिकॉज ऑफ नेवल पावर। सो उसका फायदा हमें भी मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले वेल्श इंग्लैंड के पास जाता है और बोलता है, सर मुझे आपके साथ यूनिफाइड होना है, ठीक है? इंग्लैंड बोलता है, ठीक है, आपको मेरे साथ यूनिफाइड होना है, ठीक है, आप आ जाओ। सो वेल्श वाज यूनिफाइड टू इंग्लैंड, ठीक है? नाउ स्कॉटलैंड भी चाहता है कि वो इंग्लैंड के साथ मर्ज हो। स्कॉटलैंड का भी मन है कि उसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा मिले, वो भी अपने आप को डेवलप करे, इसीलिए वो इंग्लैंड के साथ मर्ज करना चाहता है। लेकिन स्कॉटलैंड अपने कंट्री में जो भी उनके पास कल्चर है, कल्चर यहाँ पर वो कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं? गैलिक कल्चर। जिस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में हिंदी कल्चर, इंग्लिश कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, इस तरीके को फॉलो करते हैं, स्कॉटलैंड के अंदर गैलिक कल्चर को फॉलो किया जाता है, राइट? स्कॉटलैंड इवन तो चाहता है कि वो अपने आप को इंग्लैंड के साथ मर्ज करे, बट वो डरा हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं किसी भी कंट्री के साथ अपने आप को मर्ज करता हूं तो मेरी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ इंग्लैंड अपने हमें डिक्टेट करना शुरू कर देगा, इंग्लैंड एक डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर होगा और हम उसके सबऑर्डिनेट होंगे। सो मैं अपनी आइडेंटिटी को किल करके, अपनी आइडेंटिटी को खत्म करके किसी भी कंट्री के साथ यूनिफाइड नहीं होना चाहता। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेकर स्कॉटलैंड इंग्लैंड के पास जाता है और इंग्लैंड को बोलता है कि सर मैं आपके साथ मर्ज होना तो चाहता हूं, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम है। सो इंग्लैंड ने बोला, बताओ क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला, मैं अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करना चाहता। सो उसने कहा, ठीक है, आप मुझसे क्या चाहते हो? उसने बोला कि देखिए, मैं आपके साथ मर्ज करने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। सो उसने बोला, ठीक है, आप कंडीशंस बताओ ना। उन्होंने बोला कि हमारे लिए एक पार्लियामेंट फॉर्म होनी चाहिए। इंग्लैंड ने कहा, डन, हमारे लिए एक पार्लियामेंट फॉर्म होगी, हम सभी के लिए, इंग्लैंड के लिए, स्कॉटलैंड के लिए, वेल्श के लिए एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है? स्कॉटलैंड ने दूसरी कंडीशन रखी कि इस पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इंग्लैंड ने कहा, ठीक है, हमारे पास एक पार्लियामेंट फॉर्म होगी और रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन सबका होगा, इंग्लैंड का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, स्कॉटलैंड का भी रिप्रेजेंटेशन होगा और वेल्श का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है? जैसे ही स्कॉटलैंड की इन डिमांड्स को इंग्लैंड मान लेता है, यहां पर एक एक्ट साइन होता है, दैट वाज कॉल्ड एक्ट ऑफ यूनियन,
which was passed in 1707. Act of Union 1707 से स्कॉटलैंड got unified with इंग्लैंड, ठीक है। और जैसे ही स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मर्ज करता है, यहां पर इट फॉर्म यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। So after this unification through Act of Union, जैसे स्कॉटलैंड इंग्लैंड के और वेल्श के साथ मर्ज करता है, this complete area become United Kingdom of Great Britain, right? So स्कॉटलैंड की एक्सपेक्टेशन क्या थी? स्कॉटलैंड की एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही वो मर्ज होगा, एक पार्लियामेंट फॉर्म होगी, उसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। लेकिन स्कॉटलैंड के मर्ज होने के बाद, इस एक्ट ऑफ यूनियन के पास होने के बाद, स्कॉटलैंड को रियलाइज हुआ कि उसके साथ चीटिंग हुई है। क्यों? क्या पार्लियामेंट फॉर्म हुई? हाँ, पार्लियामेंट फॉर्म हुई। क्या रिप्रेजेंटेशन मिला? हाँ, रिप्रेजेंटेशन मिला। बट जितनी रिप्रेजेंटेशन स्कॉटलैंड चाहता था, उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। इस पूरे पार्लियामेंट के अंदर डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर कौन था? इंग्लिश पीपल और इंग्लैंड के लोग। जब स्कॉटलैंड ने उन्हें बोलना शुरू किया कि सर ये गलत है, तो उसने बोला नहीं, आपने क्या बोला था? आपने बोला था पार्लियामेंट फॉर्म होनी चाहिए। पार्लियामेंट फॉर्म हुई? हाँ हुई। आपने दूसरी कंडीशन क्या रखी थी? आपको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया। आपने ये थोड़ी बोला था किस शेयर में आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमने आपकी दोनों कंडीशंस मानी, बट इस पार्लियामेंट के अंदर डोमिनेटिंग पोजीशन कौन होगा? सिर्फ इंग्लिश पीपल। इस पार्लियामेंट के अंदर लैंग्वेज कौन सी बोली जाएगी? इंग्लिश। इस पार्लियामेंट के अंदर कल्चर कौन सा फॉलो होगा? इंग्लिश। आप जो अपना कैलिक कल्चर फॉलो करना चाहते हो, अब जो उस तरीके का ड्रेसिंग स्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हो, वो पार्लियामेंट के अंदर या इंग्लैंड के अंदर फुलफिल नहीं हो सकता। आपको गैलिक कल्चर एंजॉय करना, आप स्कॉटलैंड के अंदर करो, लेकिन जब आप पार्लियामेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने आओगे, आपको इंग्लिश कल्चर ही फॉलो करना होगा। आपको कोट पैंट पहन के ही यहाँ पे आना है। आप अपनी ड्रेसिंग स्टाइल में नहीं आ सकते। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आई गेस आ गया। नाउ इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। इसका नेशनल एंथम क्या था? नेशनल एंथम इज गॉड सेव अवर नोबल किंग। ठीक है, सो गॉड सेव अवर नोबल किंग। यहां पर किंग कौन है? ब्रिटिश किंग, और जो इंग्लैंड के किंग है। So we have God save our noble king. Flag is Union Jack, जो कि इंग्लैंड की पावर को रिसेंबल करता है। ठीक है, एंड देन वी हैव national language. National language is your English. यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नहीं मैम, अभी आइलैंड मर्ज नहीं हुआ। राइट, आइलैंड की एक दूसरी स्टोरी है, वो अभी बची हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर स्कॉटलैंड वाज मर्ज। स्कॉटलैंड ने फिर बोला कि उसके साथ चीटिंग हुई है, वो इंग्लैंड को छोड़कर वापस जाना, सॉरी ये ब्रिटेन को छोड़कर वापस जाना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने उसे वापस जाने नहीं दिया। जिस तरीके से वो अपने कॉलोनीज को रिप्रेस करता था, उसी तरीके से उसने स्कॉटलैंड के लोगों को भी रिप्रेस किया कि एक बार आप एंटर तो कर गए, बट आप वापस नहीं जा सकते। ठीक है, नाउ यहां पर एक दूसरी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि 1801 में ब्रिटेन को डर लगने लगा। ब्रिटेन को किससे डर लगने लगा? ब्रिटेन को डर लगने लगा नेपोलियन से। क्यों? बिकॉज इस टाइम पे नेपोलियन की पावर धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी। 1801 नेपोलियन ने बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक करके उसे अपनी कॉलोनी बना लिया था, उसको जीत लिया था, उससे बहुत सारे रिसोर्सेस ऑक्युपाई कर लिए थे। ब्रिटेन को ये डर लगने लगा कि दिस इज योर ब्रिटेन, राइट, एंड दिस इज योर आइलैंड, कंप्लीट आइलैंड। ब्रिटेन को ये डर लगने लगा कि नेपोलियन की अगर पावर इसी तरीके से इंक्रीज कर रही है, और नेपोलियन ने अगर आयरलैंड को अपनी कॉलोनी बना लिया,
तो वो जब चाहे तब ब्रिटेन के ऊपर अटैक कर सकता है। सो इससे पहले कि नेपोलियन आयरलैंड के ऊपर अटैक करे, इन्होंने 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली अपने साथ मर्ज कर लिया। सो आयरलैंड इज फोर्सफुली मर्ज इन 1801। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्कॉटलैंड के साथ चीटिंग हुई। वेल्श जो एक एम्बिशन के साथ आया था कि अगर वो अपने आप को इंग्लैंड के साथ मर्ज करता है तो उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, बट उसके साथ भी चीटिंग हुई। आयरलैंड को आपने फोर्सफुली अपने साथ मर्ज किया, वहां पर भी लोगों में गुस्सा है। नाउ इंग्लैंड को एक बात तो समझ में आ गई कि अगर आप लोगों को कंसेशन नहीं देते, अगर आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं खेलते, आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है उन एरियाज को रूल करने के लिए। इसीलिए ब्रिटेन ने यहाँ पे रिलीजन को एक पार्ट बनाया। जैसे इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटेन और इफ यू टॉक अबाउट इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हो, क्रिश्चियनिटी में दो मेजर चर्च हैं, एक को बोला जाता है प्रोटेस्टेंट एंड दूसरे को बोला जाता है कैथलिक। ठीक है, कैथलिक इज प्रोटेस्टेंट इज मोर लिबरल, कैथलिक इज मोर ऑर्थोडॉक्स, और दोनों की आपस में नहीं बनती। ठीक है, दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन दोनों ही क्रिश्चियनिटी के पार्ट हैं, दोनों ही जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। इंग्लैंड इज प्रोटेस्टेंट रिच। उसको लगा कि अगर हम प्रोटेस्टेंट के नाम पे खेलना शुरू करें, अगर हम रिलीजन के नाम पे खेलना शुरू करें, तो इससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। हम कम से कम एक स्मॉल यूनिट को ही अपने साथ मर्ज कर सकते हैं। इसीलिए उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी शुरू की जो स्कॉटलैंड में रहने वाले जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, आयरलैंड के अंदर रहने वाले जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं उनको सपोर्ट कर रही थी। राइट, अभी तक जो आयरलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड जो जिस इंग्लैंड को अपोज कर रहे थे, अब वहां पर रहने वाले प्रोटेस्टेंट ने इंग्लैंड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बिकॉज इंग्लैंड इज अ प्रोटेस्टेंट रिच कंट्री, तुम भी प्रोटेस्टेंट, मैं भी प्रोटेस्टेंट, ये वही कैथलिक हैं जो आपकी कंट्री में रहते हैं, जिन्हें हम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आपके फेवर में पॉलिसी बना रहा हूं। इसीलिए ये कैथलिक जो आपकी कंट्री में रहते हैं वो नहीं चाहते कि आप इंग्लैंड का पार्ट बने रहो। सो यहां पर इंग्लैंड ने एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने की कोशिश की, जहां पर इन लोगों का सपोर्ट वो गैदर करने में सक्सेसफुल हो गया। जो ये बचे हुए कैथलिक थे, इवन दो दे आर इन मेजॉरिटी, बट इन्हें रिप्रेस करना इंग्लैंड के लिए बहुत ईजी था। सो दिस इज द केस स्टडी ऑफ ब्रिटेन, जहां पर इंग्लैंड ने इन सारी कंट्रीज को अपने साथ यूनिफाइड कर लिया। जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो ये लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दो। ठीक है सर। सर लास्ट वाला पार्ट इज, मान लो मैं किसी भी एक टेरिटरी को अपने साथ फोर्सफुली मर्ज कर लेता हूं। जैसे इंग्लैंड ने यहाँ पे क्या किया था, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ चीटिंग की। अर्जुन, इंग्लैंड यस ने सर। यहाँ पे स्कॉटलैंड के साथ चीटिंग की थी। यस सर। ठीक है, इंग्लैंड ने आयरलैंड को अपने साथ मर्ज कर लिया। यस सर। नाउ these both countries have the option to protest against England. यस सर। पहला कि तुमने चीटिंग की है, तुमने यार जबरदस्ती अपने साथ मर्ज किया, ये चीटिंग है, ये भी गलत है। दोनों के पास ऑप्शन है। अगर दोनों ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, और इवन दो इंग्लैंड एक पावरफुल कंट्री था उस टाइम पे, बट उसके लिए इन सारी कंट्रीज के प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर पाना रिलेटिवली मुश्किल था। ठीक है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते इंग्लैंड के तो आप क्या करते हैं? आप इनका सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश करते अपने फेवर में। यस सर। जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इस प्रोटेस्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते ना। आप चाहते कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं वो आपको सपोर्ट करें। इस सपोर्ट को करने के लिए आप क्या करोगे? आप कोई ना कोई कॉमननेस ढूंढोगे। यस सर। ठीक है, यहाँ पर कॉमननेस इंग्लैंड ने क्या ढूंढी? अपना रिलीजन, दैट इज प्रोटेस्टेंट, और अपना चर्च, दैट इज प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट की
जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, वो मेजोरिटी में है। स्कॉटलैंड के अंदर भी प्रोटेस्टेंट मेजोरिटी में है एंड कैथलिक ये माइनॉरिटी में है। आयरलैंड के अंदर कैथलिक मेजोरिटी में है एंड प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में है। सो इंग्लैंड ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी शुरू की जिसमें प्रोटेस्टेंट को पावर दी गई। जैसे इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में एक्ट ऑफ 1956 से बुद्धिज्म को सपोर्ट करना शुरू किया, सिन्हालीज को सपोर्ट करना शुरू किया, राइट? यस सर। उसी तरीके से इंग्लैंड ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करे, कैथलिक को नहीं। ओके सर। ठीक है। नाउ जब आपने प्रोटेस्टेंट को, जो कि इस कंट्री में मेजोरिटी में और इस कंट्री में माइनॉरिटी में है, अपने साथ मर्ज कर लिया, ठीक है, तो ये आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। जो लोग आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, आप उनको विद द हेल्प ऑफ पुलिस, आर्मी रिप्रेस कर सकते हो, आप उनको चुप करवा सकते हो, मार सकते हो। ठीक है। सो दिस इज अ वे जहां पर इंग्लैंड ने इस पूरे एरिया को यूनिफाइड बना के रखा। अब कोई डाउट है? यस सर। जी जी धनंजय बोलिए। तो सर वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के सर कैथलिक एक साथ क्यों नहीं आए? आयरलैंड और कैथलिक के सॉरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के कैथलिक एक साथ क्यों नहीं आए? सर आए थे। स्कॉटलैंड में क्योंकि कैथलिक माइनॉरिटी में है, सो इंग्लैंड ने उन्हें बहुत इजीली रिप्रेस कर दिया। सो वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज स्कॉटलैंड में भी प्रोटेस्टेंट ज्यादा थे। जहां तक आयरलैंड की बात थी, आयरलैंड में कैथलिक ने प्रोटेस्ट किया। मैं इसी टॉपिक पर नहीं आना चाह रहा था, बट आपने पूछ लिया। कैथलिक ने प्रोटेस्टेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू किया, राइट? अगर आप आयरलैंड की पॉपुलेशन को समझना चाहते हो, सो आयरलैंड के अंदर 44% प्रोटेस्टेंट है एंड 53% वी हैव कैथलिक, एंड जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट बच गया वो बाकी रिलीजन के लोग हैं। ठीक है। सो वी हैव 53% कैथलिक एंड 44% प्रोटेस्टेंट। सो क्वांटिटी वाइज भी प्रोटेस्टेंट बहुत कम नहीं है, माइनॉरिटी में कह सकते हो, बट इतने माइनॉरिटी में नहीं है। ठीक है। जब इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट के फेवर में पॉलिसीज बनानी शुरू की, तो इस मेजॉरिटी कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। धीरे 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 ये प्रोटेस्ट इतना इंक्रीज हो गया कि 1922, ठीक है, हाँ, उसे मर्ज कब किया था? 1801 में। सो इट टेक अ लॉन्ग टाइम। 1922 के अंदर इंग्लैंड ने आयरलैंड में एक रेफरेंडम करवाया, ठीक है, जहां पर आयरलैंड वो रेफरेंडम जीत जाता है और आयरलैंड को बहुत सारी पॉलिसीज खुद बनाने का मौका मिलता है कि आयरलैंड के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का फ्लैग होगा, वो अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो खुद बना सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे किसके कंट्रोल में? इंग्लैंड और ब्रिटेन के कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है। ये लोग इनिशियली तो इस बात से सहमत हो गए थे, इस बात को लेकर उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन लेटर ऑन इन कैथलिक ने फिर से प्रोटेस्ट किया। 1937 के अंदर कंप्लीट आयरलैंड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड एंड दूसरा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। सो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 1937 के बाद एक अलग कंट्री है विच इज कैथलिक रिच, and Northern Ireland with some special privileges still is the part of Britain. So उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल भी हुआ था, बट उस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल होने में 100 साल से ज्यादा का टाइम लग गया। इसीलिए अगर आपने मैप, मैं आपको फिर से मैप दिखाता हूं। Now if you see this map, the complete Britain is shown is yellowish और orange color, right? जबकि ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है इसको दूसरे कलर से दिखाया गया है। सो वी हैव नॉर्दर्न आयरलैंड, वी हैव आयरलैंड, बट क्योंकि एनसीईआरटी इतना डिटेल में नहीं जाता, तो मैं भी उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था, बट यस प्रोटेस्ट हुआ था, एंड उस प्रोटेस्ट की वजह से हमारे पास एक नई कंट्री बन के आती है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। धनंजय, अब आपको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो। चलिए, so the next topic is visualizing the nation.
So visualizing the nation is something like when we talk about sense of collective belongingness. Sense of collective belongingness जो हमने नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर में पढ़ा था, वहां पर हमने भारत माता का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट? कि अबिंदरनाथ टैगोर को भारत माता की इमेज क्यों बनानी पड़ी, राइट? फर्स्ट वो आपको एक एशियाटिक फिगर शो करते हैं, सेकंड में वो आपको एक रेवोल्यूशनरी फिगर शो करते हैं जिसके पास आर्म्स हैं, आसपास एनिमल्स हैं जो अपने एनिमीज को सबक सिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके की इमेज शो करते हैं। देन मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि अगर कोई भी कंट्री में आप रेवोल्यूशन करने की बात करते हो, इंडिपेंडेंस की बात करते हो, या फिर एनिमीज के खिलाफ, अपने कॉमन एनिमीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात करते हो, और आप किसी भी इलिटरेट पर्सन के पास जाकर बोलते हो भाई हमें नेशन के लिए फाइट करना है, उसके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि नेशन क्या है? दूसरा सवाल, मैं इस नेशन के लिए फाइट क्यों करूं, मेरा इस नेशन के साथ रिलेशन क्या है, एंड तीसरी चीज, मुझे क्या फायदा? राइट? अगर मैं आज आपसे कुछ भी बोलता हूं कि आपको एक पर्सन के लिए फाइट करना है, तो आप क्या बोलते हो, भाई वो पर्सन कौन सा है, ठीक है? और मैं उस पर्सन के लिए मैं क्यों पंगा लूं, मैं क्यों लड़ूं उससे, मतलब मेरा क्या रिलेशन है, एंड तीसरी चीज, मेरा क्या फायदा होगा? ये तीन क्वेश्चंस माइंड में आते हैं ना? हाँ या ना तो बोल दो सर। यस सर। यस सर। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन मीन्स कि अगर मैं किसी पर्सन के पास जाकर उसे इस नेशन के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए बोलता हूं, तो उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि नेशन क्या होता है, मैं क्यों फाइट करूं, राइट? इसीलिए इन लोगों को बताने के लिए, इन इलिटरेट लोगों को समझाने के लिए कई बार हमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को पर्सोनिफाई करना होता है। पर्सोनिफाई करने का मतलब आप उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मींस ग्रीड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, कई बार जब वैसे भी आपको स्कूल जाना नहीं होता, ठीक है, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कई लोगों की ऑनलाइन क्लासेस 7:30 से शुरू हो जाती हैं, बट जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो रही थी और कंप्लीट लॉकडाउन था, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अराउंड 9:30 और 10 के आसपास उठते होंगे, राइट? मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो 9:30 और 10 के आसपास उठते थे उस ड्यूरेशन में? सर मैं। कौन मैं? सर मैं भी उठता ही तो तुम भी उठते थे ना? जब आप उठते थे तो कई बार मम्मा ने ये नहीं बोला, हे जब देखो कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है, ऐसा कुछ बोला है? नहीं सर, ऐसा नहीं बोला आप लोगों को? नहीं सर बोला सर बोला होगा सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बोले। ऑब्वियसली मैंने खुद मम्मा से डांट सुननी है। सर मेरी फैमिली तो तभी उठती है ना जब मैं उठ जाता हूँ। अच्छा ठीक है भाई। हाँ, ऐसा डायलॉग किसी ने सुना है? यस सर। ठीक है, नाउ जब आप इस तरीके के डायलॉग सुनते हो, सो हमें ये पता है कि इफ यू टॉक अबाउट स्लीप और नींद की अगर आप बात करते हो, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है? ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, राइट? बट मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाई कर दिया कि नींद किस तरीके से नींद ले रहे हो, कुंभकर्ण जैसी, कि जब देखो तब सोते रहते हो या जब देखो तब खाते रहते हो। ऐसा हुआ है ना? मतलब मैं अदरवाइज को दूसरा एग्जांपल लूं, हुआ है नहीं हुआ आप लोगों के साथ? सर होता है सर, कभी कभार तो होता है और सर। थोड़ा बहुत हाँ, ठीक है, पर्सोनिफाई के साथ होता है, राइट? लेट अस अज्यूम कि आपका फ्रेंड आपसे कोई हेल्प मांगता है, मतलब स्कूल फ्रेंड या स्कूल कोलीग आपसे कोई फ्रेंड मांगता है, हेल्प मांगता है, बट आप हेल्प नहीं करते किसी भी रीजन की वजह से, राइट? किसी भी रीजन की वजह से आप हेल्प नहीं करते, देन वो आपसे क्या बोलता है कि भाई तू तो बड़ा घमंडी हो गया है, राइट? और तुझे पता है घमंड तो रावण का भी नहीं था,
कुछ इस तरीके के डायलॉग सुने हैं? यस सर, बहुत सुना। Yes, sir. हाँ, बहुत सुने हैं, बहुत बढ़िया। नाउ इट मींस कि अगर आप कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा प्राइड फील करता है या बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है, देन इन दैट केस आप उसको पर्सोनिफाई करना शुरू कर देते हो थ्रू रामन। ठीक है, मतलब हमारी सोसाइटी में इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को पर्सोनिफाई करने का कॉन्सेप्ट है। हम आए दिन चाहे आप स्कूल्स की बात करो, घर की बात करो, हम नॉर्मली इन आइडियाज को पर्सोनिफाई कर देते हैं। एंड इसी पर्सोनिफिकेशन को यहां पे एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एलोगोरी। एलोगोरी का मतलब क्या होता है? एलोगोरी का मतलब होता है कि जब भी आप किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सोनिफाई कर देते हो, देन दिस इज नोन एज एलोगोरी, राइट? मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं एंड देन इस पे बात करते हैं। So we have the definition of allegory: when an abstract idea, for instance, let's talk about freedom, greed, pride, liberty is expressed through a person or thing. This is known as allegory. Allegory में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है वो। एलोगरी में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वो पूछ सकता है। सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो। जितने भी यूनिफिकेशन के लिए वॉर हुए हैं, जितने भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई हैं, उसमें मोस्टली फीमेल्स को एक एलोगोरी की तरह यूज किया गया है। जैसे इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया में एलोगोरी क्या था? भारत माता। कि हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं? हम भारत माता के लिए फाइट कर रहे हैं। भारत माता के लिए फाइट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज भारत माता को ब्रिटिशर्स ने चेन में बांधा हुआ है, हम उनके लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप फ्रांस की बात करते हो, फ्रांस में एक एलोगोरी थी, दैट वाज कॉल्ड मैरियाना। दैट इज योर मैरियाना। मैरियाना इज अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम जो कि फ्रांस में मोस्टली यूज होता है। ये लेडी आपको आइडिया ऑफ लिबर्टी को शो करती है। ठीक है, अलॉन्ग विद जो फ्रांस का ट्राई कलर का फ्लैग है। जब मैरियाना की इमेज सिंबलाइज की थी तो बहुत सारे कॉइन्स में उनके सिंबल्स को क्राफ्ट करना शुरू किया, उनके बहुत सारे स्टैचूज बनाने शुरू किए। इन स्टैचूज से फायदा क्या हुआ कि उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि हमने आपके इन फ्रीडम्स के लिए, इन आइडियल्स के लिए, इन राइट्स के लिए कितना फाइट किया है। वी हैव टू बी यूनाइट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। मैंने आपको नॉर्मली कई बार बोला है कि फ्रांस के लोगों को उनके राइट्स बहुत पसंद है। आप फ्रांस के लोगों से उनके राइट्स नहीं छीन सकते, बिकॉज जब भी कोई चीज आपको बहुत मेहनत से मिलती है, आपको उसकी वैल्यू के बारे में पता होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एक एलोगोरी है फ्रांस के अंदर, दैट इज मैरियाना, जो कि एक क्रिश्चियन नेम है, जो कि आइडिया ऑफ लिबर्टी को शो करता है एंड फ्रेंच फ्लैग को भी शो करता है। इनके बहुत सारे स्टैचूज बनाने शुरू किए, कॉइन में इनको सिंबलाइज करना शुरू किया, ताकि हम एक सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी को रिसेंबल कर पाए। ये समझ में आ गया? यस सर। चलो, नाउ द थर्ड एलोगोरी जिसके बारे में मैं बात करनी है, दैट इज इन जर्मनी। जर्मनी में यहां पर एक फीमेल फिगर आती है, दैट इज योर जर्मेनिया, राइट? जर्मेनिया, जिन लोगों के पास अभी एनसीईआरटी की बुक है वो ओपन कर सकते हैं। राइट कॉलम के अंदर उनकी एक फोटो बनी हुई है, राइट? जर्मेनिया को दिखाया गया है कि शी वोर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, एंड ये जो ओक लीफ है ये हीरोइज्म को शो करता है,
राइट। उसके नेक्स्ट पेज पे जर्मेनिया की बहुत सारी इमेजेस बनी हुई है, एटलीस्ट 2 इमेजेस बनी हुई है। ये किस तरीके से जर्मेनिया प्रोटेक्ट कर रही है जर्मनी को, किस तरीके से जर्मेनिया रिहाइनलैंड को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रांस से और जो बाकी कंट्रीज हैं। सो जर्मेनिया को एक पावरफुल इमेज के तौर पर दिखाया गया, जर्मेनिया को शो किया गया कि किस तरीके से वो नेशनल इंटीग्रिटी को लेकर, जर्मनी की नेशनल इंटीग्रिटी को लेकर फाइट कर सकती हैं। वो कई बार हारी भी हैं बट उन्होंने फाइट करना नहीं छोड़ा। जर्मनी के लोगों के लिए जर्मेनिया एक मोटिवेशन है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थिशुम। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी पेज हमारा नहीं है, हमें 1-2 टॉपिक और पढ़ने हैं। द लास्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है that is nationalism and imperialism. So we have the last topic called nationalism and imperialism. Nationalism का मतलब क्या होता है, कौन समझाएगा? Sense of togetherness. Sense of togetherness. The feeling of oneness that people have. हाँ ठीक है, सो फीलिंग ऑफ वननेस। नाउ इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है? इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो हम उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल ब्रिटिशर्स एज कॉलोनियल मास्टर। हमने कभी भी उनको इंपीरियल मास्टर नहीं बोला, उनको हमेशा हम कॉलोनियल मास्टर बोलते थे, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे किंग्स हुए हैं, यू स्टार्ट द नेम फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य टू अशोक, फ्रॉम समुद्रगुप्त टू अकबर टू औरंगजेब, आप जितने भी किंग्स के नाम लेते हो, वी कॉल दीज किंग एज इंपीरियल किंग। हमने कभी इन किंग्स को कॉलोनाइजर नहीं बोला। इवन दो बहुत सारे लोगों के लिए मुगल स्लेव डायनेस्टी वो बाहर से आए थे, वो पर्शिया, अफगानिस्तान, इन वाले एरिया से आए थे, राइट। स्टिल वी डोंट कॉल देम एज कॉलोनाइजर, वी कॉल देम एज इंपीरियल किंग, जिससे ये वर्ड निकला इंपीरियलिज्म। बट ब्रिटिशर्स को हम कॉलोनियल मास्टर बोलते हैं। इट मींस कि इन दोनों वर्ड के अंदर either it's colonial or imperial, कुछ फर्क होता है, इस फर्क को समझते हैं। If you talk about imperial king or imperialism, so we have imperial plus ism. Ism जिस वर्ड में लग जाता है, ism का अपने आप में मतलब होता है थ्योरी, ठीक है। So imperialism is a theory of imperial, ठीक है। अब imperial का मतलब क्या होता है? Imperial means, or why we call our king as imperial king, because imperialism में आपका मेन मोटिव पॉलिटिकल बाउंड्री को इंक्रीज करना होता है। आप अपने पॉलिटिकल डायमेंशन को इंक्रीज करना चाहते हो। कोई भी किंग पूरी हिस्ट्री में उसे इंपीरियल किंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव अपनी बाउंड्री को इंक्रीज करना था। जैसे इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मराठा, मराठा के बारे में कहा जाता था कि उनका जो साम्राज्य है, उनका जो एम्पायर है, वो अटक टू कटक तक था। अटक टू कटक। अटक इज इन पाकिस्तान राइट नाउ, कटक इज इन बांग्लादेश। सो उनका एम्पायर इतना बड़ा था, वो एक हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना चाहते थे, राइट। शिवाजी भी उनमें से एक थे, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट मुगल्स और अकबर, अकबर की जो एम्पायर था वो अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक, मतलब तमिलनाडु उन्होंने नहीं जीता था, सो अफगानिस्तान टू तमिलनाडु एंड टिल बांग्लादेश, इन पूरे एरियाज में उनका रूल था। So we call them as imperial ruler. You take the example of Chola Empire. Chola Empire पूरे सदर्न इंडिया में, श्रीलंका में, लाओस, कंबोडिया, इन एरियाज में भी वो रूल कर रहे थे। We have in the example of Chola Empire, we also call them as imperial king. Because इनका मेन मोटिव क्या था? इनका मेन मोटिव पॉलिटिकल बाउंड्री को इंक्रीज करना था।
ये अपने एक्सटेंड को इंक्रीज करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि आप जितनी पॉलिटिकल बाउंड्री, जितनी लैंड को एक्वायर कर सकते हो, आप उतने बड़े लीडर कहलाते हो, राइट। बट ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे। ब्रिटिशर्स यहां पर एज अ ट्रेडर आए थे और उनका मेन एम क्या था? मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। उन्हें पॉलिटिकल बाउंड्री से कोई मतलब नहीं था। वो इंडिया को जीतने नहीं आए थे, इंडिया से सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने आए थे। इसीलिए इफ यू टॉक अबाउट कॉलोनाइजर, सो हु आर कॉलोनाइजर? जिनके लिए उनका इकोनॉमिक्स ये ज्यादा मैटर करता है, उनका प्रॉफिट ज्यादा मैटर करता है, rather than increasing the political boundary। ठीक है, इसीलिए वी कॉल देम एज कॉलोनाइजर। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने रेलवेज बनाने शुरू किए, टेलीग्राम शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने शुरू किए, ताकि वो यहां से मैक्सिमम पैसा अर्न करके जा सके, राइट। जिसको दादा भाई नौरोजी ने समझाया था इन हिज बुक कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। जी प्रशांत, पूछिए क्वेश्चन। सर तो बाउंड्री तो ब्रिटिश ने भी इंक्रीज करी होगी, क्योंकि प्रॉफिट के लिए अगर उन्हें रेलवे भी बनाना है तो लैंड तो चाहिए ही उन्हें, तो बाउंड्रीज तो उन्होंने भी इंक्रीज करी। सर आई नो उन्होंने बाउंड्रीज इंक्रीज की, उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बना के रखा, बट उनका क्या, उनका मोटिव सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री को इंक्रीज करना था। इट्स ऑल अबाउट मोटिव। सर तो फिर पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंक्रीज करना भी उनका एक मोटिव था, और इकोनॉमी भी नहीं इंक्रीज था, करना। नहीं था। अगर उनका मेन एम पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्रीज करना होता तो ये 565 प्रिंसली स्टेट को खाली नहीं छोड़ते, जो आपने 9th में पढ़ा था। आपने ये पढ़ा था कि देयर वाज 565 प्रिंसली स्टेट, छोटे मोटे स्टेट थे, ठीक है। अगर उनका मेन एम पॉलिटिकल बाउंड्री को इंक्रीज करना होता तो पंजाब को रंजीत सिंह को नहीं देते। पंजाब को उन्होंने एक बफर स्टेट बनाया हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसको एक बफर स्टेट नहीं बनाते, वो उसको रूल कर रहे होते। सो उनका मेन एम प्रॉफिट, उनका मेन एम पॉलिटिकल बाउंड्री को इंक्रीज करना नहीं था। उनका मेन एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना था, पैसा कमाना था। ठीक है, चलो। now so this is the meaning of imperialism. Now I show you a picture. now इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बल्कन क्राइसिस। now I guess ये आपको मैप दिख रहा है, राइट? Yes, sir. ठीक है। now so this complete area is known as बाउल्कन। इसको प्रोनाउंस बाउल्कन करते हैं, बट लिखते बल्कन है, ठीक है। सो अगर आप प्रोनाउंसिएशन के साथ जाना चाहते हो इट इज कॉल्ड बाउल्कन, बट अगर आप इंग्लिश के साथ जाना चाहते हो इट इज कॉल्ड बल्कन। वी कॉल इट बल्कन, राइट। सो दिस कंप्लीट एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जिसमें आपका ग्रीस भी था, सो दिस कंप्लीट एरिया इज कॉल्ड बल्कन पेनिसुला, ठीक है। इस पूरे एरिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये एरिया आपको एडियाटिक सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी से। और आफ्टर ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, राइट, इन 1869 इस एरिया का मेडिटेरियन सी का इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर गया था। यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया। नहीं आया, बहुत बढ़िया, मुझे ये उम्मीद थी। Just give me a minute.
सो दिस एरिया सुल्वानिया से लेकर ग्रीस तक टू रोमानिया, दिस कंप्लीट एरिया इज नोन एज बाल्कन एरिया और बल्कन एरिया। प्रशांत, आपको ये समझ में आ गया कि इस एरिया को बल्कन एरिया बोलते हैं? यस सर। ठीक है। नाउ ये जो बल्कन एरिया है ये एड्रियाटिक सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, और मेडिटेरियन सी वाज अ रिसोर्स रिच एरिया। यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो हर कंट्री चाहती है कि उसका डोमिनेंस इस मेडिटेरियन सी में इन्वॉल्व हो, इंक्रीज हो। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। नाउ स्लोवानिया के ऊपर यहां पर वी हैव ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये लोकेशन समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। दिस कंप्लीट एरिया कॉल्ड बाल्कन एरिया इज रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर। जिस तरीके से ऑटोमन एम्पायर ग्रीस के ऊपर रूल कर रहा था, उसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर इस पूरे के पूरे एरिया पे रूल कर रहा था। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। सो देयर इज ऑटोमन एम्पायर जो इस पूरे के पूरे एरिया पे रूल कर रहा था। बट हाँ, ग्रीस को पहले इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1832 में थ्रू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बट बाकी एरियाज पर अभी भी ऑटोमन एम्पायर का रूल था। सो वी हैव मेजर एरियाज लाइक मैकडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया, क्रोशिया, अल्बेनिया, बुल्गारिया, राइट। इस बार शायद क्रोशिया ने वो भी जीता ना फुटबॉल का मैच। नहीं सर, फ्रांस लेके गई थी। फ्रांस वर्सेस क्रोशिया था। यस सर। फाइनल में कौन कौन था? फ्रांस और क्रोशिया थी ना? यस सर। एक बार से चेक करना कि फ्रांस जीता था या क्रोशिया। आई गेस सर फ्रांस जीता था। फाइनल में कौन कौन थे? फ्रांस जीता फाइनल। फ्रांस और क्रोशिया। फाइनल फ्रांस एंड क्रोशिया, राइट। सो वी हैव क्रोशिया, राइट। यहाँ पर एक मेजर कंट्री है कॉल्ड सर्बिया। बस हमें इसकी कहानी सुननी है, सर्बिया। यहां तक समझ में आ गया? लोकेशन आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको लोकेशन समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलो ना अभी इस मैप पे दोबारा आएंगे। So we have a country with the name called सर्बिया। सर्बिया ये चाहता था कि इस पूरे के पूरे एरिया में, इफ यू टॉक अबाउट सल्वानिया से लेके ग्रीस से लेके रोमानिया तक, एंड दिस इज योर सर्बिया, इस पूरे के पूरे एरिया पे so we have Romania, we have let's suppose Greece जो पार्ट नहीं है अभी, we have सर्बिया, यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है बोस्निया, above this we have Austria and then we have Slovenia। ठीक है, इस पूरे एरिया में एक कम्युनिटी रूल करती है, दैट इज कॉल्ड स्लैब्स। जिस तरीके से इंडिया में हिंदूज की पॉपुलेशन ज्यादा है, जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर सिंहाली पॉपुलेशन ज्यादा है, उसी तरीके से इस पूरे एरिया में, इस पूरे बाल्कन एरिया में स्लैव्स कम्युनिटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट। सर्बिया अपने आप को इस स्लैव कम्युनिटी का लीडर समझता है। सर्बिया को लगता है कि जिस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जिस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ, जिस तरीके से ब्रिटेन ने अपने आप को यूनिफाई किया, उसी तरीके से मैं इस पूरी स्लैव कम्युनिटी को अपनी लीडरशिप में यूनिफाइड करके यहां पर ग्रेटर सर्बिया बनाऊंगा। जो जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर धीरे 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 वीक होता जा रहा है, सर्बिया की पावर इंक्रीज होती जा रही है। वो दूसरी कंट्रीज को प्रोपेल करता है कि आपको ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। सर्बिया यहां पर बाकी कंट्रीज की हेल्प कर रहा है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करें। सर्बिया ये क्यों कर रहा है? बिकॉज सर्बिया को लगता है कि अगर मैं दूसरी कंट्री की हेल्प करता हूं तो वो अपने आप को मेरे साथ मर्ज कर लेंगे और मैं एक बहुत बड़ी कंट्री फॉर्म कर सकता हूं, इन पूरे एरिया को यूनिफाई कर सकता हूं अपने साथ विद अ नेम कॉल ग्रेटर सर्बिया। बट यहां पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे यहाँ पर कंट्रीज कोसोवो और ये सारी कंट्रीज अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रही थी, हर एक स्टेट और हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ना शुरू कर देती है। क्यों भाई? तुमने मेरी ज्यादा जमीन ले ली, मेरी जमीन वापस करो, मेरी टेरिटरी यहां तक थी, राइट। सो
जहां पर अभी एक नेशनलिज्म होना चाहिए कि आप सभी के सभी एक यूनिफाइड करके एक कंट्री फॉर्म करो, यहाँ पर रीजनल नेशनलिज्म की वजह से हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ फाइट कर रही है। सो यहाँ पर यूनिफिकेशन के चांसेस बहुत कम है। स्टिल सर्बिया होप कर रहा है कि वो इन सबको मना लेगा। सर्बिया होप कर रहा है कि वो इन सभी को यूनिफाइड करके ग्रेटर सर्बिया फॉर्म करेगा। इन बिटवीन यहां पर एक कंट्री थी कॉल्ड बोजानिया। सो वी हैव अ कंट्री कॉल्ड सर्बिया। सर्बिया के बगल में कंट्री कौन सी है? बोजानिया। इन बिटवीन बोजानिया इंडिपेंडेंट होती है। जैसे ही बोजानिया इंडिपेंडेंट होती है, सर्बिया को लगता है अरे बोजानिया इंडिपेंडेंट होगी, नाउ बोजानिया शुड बी द पार्ट ऑफ सर्बिया। लेकिन इससे पहले कि सर्बिया बोजानिया को परस्यू कर पाती कि आप मेरे साथ आओ, ऑस्ट्रिया ने बोजानिया के ऊपर अटैक करके उसे अपनी कॉलोनी बना लिया। क्यों? बिकॉज ऑस्ट्रिया उस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता था। बोजानिया में वो पोर्ट डेवलप करना चाहता था ताकि एड्रियाटिक सी को कंट्रोल करे, एंड थ्रू एड्रियाटिक सी वो मेडिटेरियन सी में अपनी रीच इंक्रीज कर सकता है। ठीक है ना? उसने बोजानिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। सर्बिया को बहुत गुस्सा आया। सर्बिया को लगा कि उसके साथ एक तरीके की चीटिंग हुई है। वो बोजानिया को अपना पार्ट समझता था। ना अब डायरेक्टली वो सर्बिया ऑस्ट्रिया से फाइट नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया? उसने सर्बिया ने बोजानिया में जो रहने वाले टेररिस्ट हैं, राइट, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फंड देना शुरू किया, उनको पैसे देने शुरू किए, उनको आर्म्स वेपन्स प्रोवाइड करने शुरू किए कि आप ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करो, आप वहां के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको भड़काना शुरू करो। एंड जैसे ही ये होगा, मैं बाकी कंट्रीज में ऑस्ट्रिया की कंप्लेन करना शुरू करूंगा, राइट। सो यहाँ पर वही हुआ। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड मिलने के बाद, आर्म्स मिलने के बाद, यहाँ पर बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई। लोगों ने प्रोटेस्ट इंक्रीज कर दिया। इस प्रोटेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस हैं, ड्यूक फ्रांसिस सेकंड, ड्यूक फ्रांसिस सेकंड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ बोजानिया आते हैं। बोजानिया वो इसलिए आते हैं ताकि यहाँ के लोगों के साथ मिले, ताकि यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे, ताकि यहाँ के लोगों को गाइड कर पाए कि हमें किस तरीके से काम करना है। ऑस्ट्रिया आपके ऊपर रूल नहीं करना चाहता, ऑस्ट्रिया आपके साथ में काम करना चाहता है। इस होप के साथ ड्यूक फ्रांसिस बोजानिया, हर्ष बोजानिया आते हैं। एक ओपन जीप के अंदर वो ट्रैवल कर रहे होते हैं ताकि लोग उनसे मिल सकें, इंटरेक्ट कर सकें। इन बिटवीन उस मॉब में जो उनको गैदर करने के लिए खड़ा है, वहां पर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। द नेम ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज निहिलिस्ट ग्रुप। निहिलिस्ट ग्रुप आता है और निहिलिस्ट ग्रुप आते ही प्रिंस के ऊपर और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर ओपन फायर कर देता है और ऑन द स्पॉट उन दोनों की डेथ हो जाती है। इवन दो उस टाइम पे ऑस्ट्रिया 1815 वाला ऑस्ट्रिया नहीं है, बट स्टिल ऑस्ट्रिया इज अ पावरफुल कंट्री। आपने अगर उसके प्रिंस को किल कर दिया, असैसिनेट कर दिया, तो ये ऑस्ट्रिया के इमेज की या रेपुटेशन को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ऑस्ट्रिया ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उसने फाइंड आउट करना शुरू किया कि कैसे हुआ। देन ही रियलाइज कि इन सब के पीछे सर्बिया है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 11 डिमांड्स रखे कि अगर आप इन 11 डिमांड्स को मान जाते हो तो हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। 11 डिमांड्स कब रखे? 25 जुलाई। ऑन 25 जुलाई ऑस्ट्रिया सर्बिया के सामने 11 डिमांड्स रखता है कि अगर आप इन 11 डिमांड्स को मान जाते हो तो मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूंगा, अदरवाइज मुझे आपके ऊपर अटैक करना होगा। और इस एग्रीमेंट को मानने के लिए आपके पास सिर्फ 48 आवर्स हैं। मतलब आपके पास 28 जुलाई तक का टाइम है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। सर्बिया ने इस 11 डिमांड्स में से 10 डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ एक डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एंड इसीलिए ऑन 28 जुलाई ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर अटैक कर देता है। यहां से पिक्चर शुरू होती है। सो वी हैव ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया, सर्बिया ने चिल्लाना शुरू किया, बड़े भैया बचाओ, बड़े भैया बचाओ। नाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर
सर्बिया अपना बड़ा भाई किसे मानता है? रशिया को। और सर्बिया को बचाने के लिए रशिया ने ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक कर दिया, राइट। जैसे ही रशिया की एंट्री होती है इस वॉर के अंदर, ऑस्ट्रिया हारना शुरू कर देता है। रशिया को दुश्मन समझा जाता है, ऑटोमन टर्क, एक काइंड ऑफ मुस्लिम सेक्ट है, उनका दुश्मन समझा जाता है। सो यहां पर ऑटोमन टर्क को लगा, या फिर जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर को लगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मेरा दुश्मन कौन है? रशिया। रशिया का दुश्मन कौन है? ऑस्ट्रिया। सो अगर ऑस्ट्रिया हार रहा है तो मुझे हेल्प करनी चाहिए। यहां पर ऑटोमन एम्पायर रशिया के ऊपर अटैक कर देता है। रशिया बेचारा अकेला फाइट कर रहा है और इन दोनों को हरा रहा है। सर्बिया आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा है, वो इस वॉर में नहीं है। अब वॉर किसके बीच में हो गई? ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर एंड रशिया। एंड रशिया अकेला इन दोनों को पीट रहा है, मतलब फाइट दे रहा है। अब ऑस्ट्रिया, क्योंकि उसमें भी जर्मन पॉपुलेशन है, इसको बचाने के लिए जर्मनी आ जाता है। एंड जर्मनी उस टाइम पे बहुत पावरफुल हो चुका था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो जर्मनी रशिया के ऊपर अटैक कर देता है। एंड जैसे ही रशिया के ऊपर अटैक करता है, रशिया ये वॉर हारना शुरू कर देता है। आप लोगों ने इसके बारे में सोशलिज्म में पढ़ा होगा। रशिया वॉर हारना शुरू कर देता है। जैसे ही रशिया वॉर हारना शुरू करता है, रशिया में फ्रांस ने एंड ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बहुत पैसा स्पेंड किया था। वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए, वहां पर इंडस्ट्रीज को लगाना शुरू किया। सो इन दोनों कंट्रीज को लगने लगा कि अगर रशिया वॉर हार गया तो हमारे लिए, हमारे फंड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने फंड को बचाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए उन्होंने इन सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक कर दिया। एंड दिस इज हाउ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड। एनसीईआरटी में इस कहानी को नहीं सुनाया हुआ, बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। एक लाइन लिखी हुई है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लेकर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। ठीक है। इसीलिए दूसरों की लड़ाई में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सर्बिया जैसी हालत होगी कि लड़ाई सर्बिया की वजह से हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे सर्बिया बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है, वो इस वॉर का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलो। सो ये वॉर कब शुरू हुई थी? 1914 टू 1918, मतलब वॉर 1914 में शुरू हुई, 1918 में आर्मस्टाइज होता है, एंड जून 1919 में एक ट्रीटी साइन होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इस वॉर ने जितनी भी कंट्रीज थी जिन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था, आइदर यू टॉक अबाउट सेंट्रल पावर, जिसके अंदर आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड ऑटोमन एम्पायर थे, और यू टॉक अबाउट द अलाइड पावर, जिसके अंदर आपके फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड अमेरिका, इन सभी को बहुत इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। एंड ये सारी की सारी कंट्रीज किसी ना किसी कॉलोनी के ऊपर रूल करती थी। जैसे इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटेन, ब्रिटेन, इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटेन। बिकॉज ब्रिटेन यहां पर कमजोर होने लगा, इसीलिए इंडिया में जो प्रोटेस्ट की स्पीड है वो स्पीड इंक्रीज होनी शुरू हो गई। इंडिया में जो प्रोटेस्ट करने का एक स्केल है, वो स्केल भी बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज होना शुरू हो गया। और ब्रिटिशर्स के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक था कि वो इस प्रोटेस्ट को रोक पाए, राइट। उन्होंने कोशिश की, राउलेट एक्ट लाने की कोशिश की, ये किया वो किया, बट उन प्रोटेस्ट को रोक पाना बहुत मुश्किल था। एंड यहाँ पर इनके कमजोर होने की वजह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, मतलब इन कॉलोनाइजर के अगेंस्ट में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। एंड फाइनली बहुत सारी कंट्रीज अपने आप को डीकॉलोनाइज करती है। डीकॉलोनाइज का मतलब दे गॉट इंडिपेंडेंस। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी टिल 1947। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। चलो ठीक है। नाउ 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, लिबरल की जो फिलॉसफीज थी, ठीक है। नाउ हम दोबारा पढ़ते हैं इसको। सो वी हैव पॉलिटिकल फिलॉसफी and we have socio-economic philosophy, or let's talk about something like this.
So we have political philosophy, social philosophy, economic philosophy. If you talk about liberalism, liberalism का मतलब क्या होता है? Again, same चीज. If you talk about liberalism, is derived from two words, liber plus ism, right? Ism का मतलब क्या है? Theory. Liberal is derived from a Latin word, liber. जिसका मतलब क्या होता है? Free. Now, ठीक है, liberal is derived from a Latin word liber, जिसका मतलब होता है free. But free का मतलब क्या है? Free अपने आप में एक बहुत ambiguous word है. Ambiguous word मतलब कि free के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं. कि free का मतलब क्या? Obviously, free के बहुत सारे मतलब निकाल सकते हो. So free का मतलब यहाँ पर क्या है? Free to new ideas or free to adopt new ideas. Let me give an example. इंडियन सोसाइटी में आपको मोस्टली, अगर आपने मूवीज देखी हो, तो बहुत सारी मूवीज में इंडियन सोसाइटी को दो फैमिली से रिप्रेजेंट किया गया है. एक फैमिली जहां पर कोई भी गर्ल ऑफिस से काम करके आती है, रात के 11-12 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास घर पे काम करके आती है, दादा दादी चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये कोई टाइम होता है घर आने का. हमारे जमाने में तो लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी. हमारे जमाने में तो इसीलिए लड़कियों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता. राइट. हमारे जमाने में तो लड़कियां घर से बाहर काम नहीं करती थी. आज के जमाने का तो हमें समझ नहीं आता. राइट. इन दैट सेंस आप दादा दादी को क्या बोलते हो कि दादा दादी, आपकी जो सोसाइटी थी वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, जहां पर आप मेन को या फिर बॉय को ज्यादा पावर प्रोवाइड करते थे एज कंपेयर टू गर्ल्स. आपको लगता था कि गर्ल्स का काम सिर्फ बच्चों की देखभाल करना है, उनको एजुकेट करना है, घर का काम करना है. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट सोसाइटी. और हम क्या बोलते हैं कि ये किस तरीके की सोसाइटी है? जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जो आज भी उसी जमाने में जी रहे हैं जो जमाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. कंजर्वेटिव सोसाइटी. राइट. ठीक है, जिनके मतलब आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा इस तरीके का सीन, जहां पर दादा दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनकी फैमिली में कोई भी गर्ल बाहर जाकर काम करे या फिर इनफैक्ट बाहर जाकर एजुकेशन गेन करे. एंड यही वो रीजन है कि कंजर्वेटिव सोसाइटी, बिकॉज इट इज मोस्टली कन्फाइंड टू रूरल एरियाज, बहुत सारी गर्ल्स को 5th क्लास के बाद और 8th क्लास के बाद ड्रॉप आउट लेना पड़ता है, बिकॉज 5th क्लास के पास जो स्कूल है वो बहुत दूर है और उनकी फैमिली गर्ल्स को इतना दूर जाने के लिए अलाउ नहीं करती. सो रूरल एरियाज में ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज होने का ये भी एक रीजन है. ठीक है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड फैमिली. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड फैमिली के अंदर लेट अस अज्यूम कि गर्ल यहाँ पर भी 10-11 बजे के आसपास घर आती है, पापा उसका इंतजार कर रहे हैं. जैसी लड़की मतलब जैसी वो गर्ल घर पे आती है, पापा खुद किचन में जाते हैं, उसके लिए खाना निकाल के लेके आते हैं. राइट. वी कॉल सच फैमिली एज लिबरल फैमिली. कि जिस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से सोसाइटी में बॉयज और गर्ल्स दोनों को सेम रिस्पेक्ट दी जाती है, ये फैमिली उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, जबकि ये वाली फैमिली उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. ये समझ में आ गया? यस सर. ठीक है. नाउ सो लिबरलिज्म का मतलब तो समझ, लिबरल का तो मतलब समझ में आ गया कि दे वर ओपन टू न्यू आइडियाज. राइट. जितनी भी हमारे पास पॉलिटिकल फिलॉसफी है अभी तक, जैसे यू टॉक अबाउट लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव. So we have liberal, radical and conservative. Now these three philosophies change their definition time to time. 19th century में हम जिसे liberal कहते थे, हो सकता है 21st century में हम उसे liberal ना कहें. Dimension is correct कि यहाँ पर हर कोई जो नई आइडियोलॉजीज है उनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है, बट कई बार डेफिनेशन चेंज हो जाती है. सो यहाँ पर हम जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो 19th सेंचुरी के हिसाब से है. प्लीज उसको 21st सेंचुरी के हिसाब से कंपेयर मत करना. जिसको कंपेयर करने का मन हो वो क्लास के एंड में मुझसे पूछ सकता है. ठीक है. सो अभी के लिए आप इसको 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के हिसाब से कंपेयर करना. राइट. 18th सेंचुरी जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन
मेजर लिबरलिज्म की थ्योरी है, हम उसको पढ़ेंगे सिर्फ. सो वी हैव पॉलिटिकल, राइट. इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल, दे वांट एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि नोबिलिटी के पास सारी की सारी पावर हो या क्लर्जीमैन के पास सारी की सारी पावर हो. वो चाहते थे कि किंग होना चाहिए, बट किंग के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए. दे बिलीव इन रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर आपने पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन, इलेक्ट्रोड्स, नेशनल असेंबली, कुछ इस तरीके का पढ़ा था 9th में. सो दिस इज अ न्यू आइडियोलॉजी जो मॉन्टेस्क्यू के आइडिया सेपरेशन ऑफ पावर में बेस्ड था, स्पिरिट ऑफ द लॉ. सो दे बिलीव इन रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज यहां पर पैसिव सिटीजन है, एक्टिव सिटीजन है, इलेक्ट्रोड है, नेशनल असेंबली है. पैसिव सिटीजन कौन है? जो 3 डे ऑफ लेबर वेजेस पे नहीं कर सकते. एक्टिव सिटीजन कौन है? जो 3 डे ऑफ लेबर वेजेस पे कर सकते हैं, राइट. इलेक्ट्रोड कौन है? जो इनसे ज्यादा टैक्स देते हैं. नेशनल असेंबली में कौन है? जो रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट है, राइट. सो यहां पर आपको क्या लगता है, वो क्या चाहते होंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? मुझे एक बात बताओ, अगर आपने बोला प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, मैं भी तो प्रॉपर्टी की वजह से ही इतना पावरफुल बना हूं. सारी पावर्स तो आपके पास नहीं होंगी, बाकी बस ऑब्वियसली अगर मैं लॉ बना रहा हूं तो मैं अपने अगेंस्ट में लॉ क्यों बनाऊंगा? अगर मान लो मम्मा ने मुझे बोला कि तुम्हें इस मिठाई के डब्बे में जितनी मिठाई उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मैं अपने लिए ज्यादा मिठाई रखूंगा या सबको मिठाई बांटता फिरूंगा? ऑब्वियसली अपने लिए ज्यादा रखूंगा, अपना नुकसान थोड़ी करूंगा मैं. सर आप बताओ प्रशांत, सेम सिचुएशन, अगर आपके घर पे मिठाई का डब्बा आता है जो आपको बहुत पसंद है और आपको बोला जाता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने हिसाब से, तो आप क्या करोगे? आप मेजॉरिटी जो शेयर है वो दूसरों को बांट दोगे? नहीं सर, अपने पास ज्यादा रखूंगा ना. क्यों? दिस इज अनएथिकल, ये गलत है, ऐसा आप बोल रहे हो. सर ये गलत नहीं है ना, बाकी अच्छा ठीक है, मतलब प्रशांत करे तो गलत नहीं है, बट ये लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी के हिसाब से ही अपने बिजनेस को सेटअप किया है, जब वो लोग राइट टू प्रॉपर्टी की बात बोलते हैं कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए सभी के पास, राइट, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आप बोलते हो सर ये गलत है. या तो आप गलत हो या फिर आपका जो आंसर था वो गलत है, बताओ. आंसर तो वो गलत था, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल, दे बिलीव इन एंड ऑफ ऑटोक्रेसी और क्लर्जी. दे बिलीव कि किंग के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, नोबिलिटी के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, क्लर्जीमैन के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर नेशनल असेंबली के पास पावर होनी चाहिए, राइट. दे बिलीव इन रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, कि कुछ इस तरीके का सिस्टम वो बिलीव करते थे कि पैसिव सिटीजन, वी हैव एक्टिव सिटीजन इलेक्ट्रोड को चूज करें या नेशनल असेंबली को चूज करें. दे ऑल्सो बिलीव कि यहाँ पर लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट. जिन लोगों को 9th का थोड़ा बहुत याद है, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर जो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट था, क्या यहाँ पर वुमेन्स के पास वोटिंग राइट था? नो सर. नहीं था, राइट. सो दे बिलीव इन यूनिवर्सल मेल सफरेज. दे बिलीव वोटिंग राइट होना चाहिए, बट वोटिंग राइट किसके पास होना चाहिए? सिर्फ मेल के पास, राइट. दे ऑल्सो बिलीव इन इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कि आइदर यू आर किंग, नोबिलिटी, क्लर्जीमैन, आप कोई भी हो, आप लॉ से ऊपर नहीं हो सकते. अगर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जैसे यू टेक द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, वी हैव किंग. किंग जो बोलेगा वो सही होता है, ठीक है. बट अगर आपकी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किंग रेगुलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और लॉ के हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करना होगा, चाहे वो किंग हो या फिर पुअर पर्सन, ठीक है. सो दिस इज योर सोशल. नाउ लास्ट इज वे इकोनॉमिक. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो इस नेशनल असेंबली में मोस्टली बिजनेस क्लास है, ठीक है. सो अगर ये बिजनेस क्लास है तो ये क्या चाहेगी? क्या इसको पसंद आएगा कि स्टेट इसके बिजनेस को, मतलब इसके बिजनेस में
ट्रेड बैरियर लगाना शुरू करें, बहुत सारे टैक्सेस लगाना शुरू करें? नहीं। क्यों? सर इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, राइट? बिकॉज they the people in the National Assembly belongs to the business class, so they always believe freedom of market. Freedom of market means किंग को, नोबिलिटी को, क्लर्जीमैन को मार्केट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसके अलावा दे ऑलवेज वांट कि देयर इज अ अबॉलिशमेंट ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। जिस तरीके से आप रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो, फॉर एग्जांपल आपने गिल्ड बना दिया, अब उस गिल्ड की वजह से हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये गलत है। सो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म विल टेक अराउंड हाफ एन आवर, राइट? सो ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है? इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है किसी मेजर टॉपिक के अंदर? बिकॉज ये हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर हैं जो बोर्ड में आ रहे हैं हिस्ट्री में, सो इस चैप्टर की वेटेज इंक्रीज हो जाती है फिर। बस ये 2 चैप्टर आ रहे हैं ना, और कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसके बाद वी स्टार्ट विद एग्रीकल्चर, राइट, फ्रॉम नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है, सो क्लास करने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग कि मतलब क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। रोमांटिसिज्म में हाफ एन आवर लगेगा, सो हो सकता है अगर मैं एक बार ऐश्वर्या मैम से बात कर लेता हूँ कि इन केस अगर टाइम मिल जाता है तो मैं एक हाफ एन आवर की क्लास लूंगा और 1 आवर की क्लास, अदरवाइज वी विल मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे, राइट? सो बाय बाय। अगर किसी को डाउट है वो रुक सकता है, अदर कैन लीव। थैंक यू। थैंक यू एंड सर। प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लेना प्लीज, राइट?